नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, मई महीने का पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आपको सही पेंशन मिला क्या, 60% के हिसाब से बढ़ा हुआ मई के महीने का पेंशन मिला, यह जरूर चेक रखना है। क्योंकि सीपीपीसी के द्वारा जिन पेंशनर का पेंशन क्रेडिट हुआ है, उनमें से कुछ पेंशनर्स ने यह शिकायत की है कि उनका पेंशन अब के महीने भी 58% डीआर के हिसाब से ही आया है। तो स्पर्श ने जो पेंशन क्रेडिट किया है वो सही किया है नहीं किया है, वो आगे आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा कि आपका पेंशन कितना आना चाहिए था। उसी हिसाब से आगे हम समझेंगे कि आपको सही पेंशन मिला या गलत पेंशन मिला। इसके साथ ही साथ जानकारी दूंगा दोस्तों कि मई के महीने के पेंशन के साथ साथ पेंशनर का पुराना छूटा हुआ इंक्रीमेंट का पैसा क्रेडिट हुआ है, जिसको हम पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम भी कहते हैं, जिसका अमाउंट 53,067 रुपए पेंशनर के खाते में अभी मई के महीने में ही इसी महीने के पेंशन के साथ क्रेडिट हुआ है। उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, खबर आई है कि 8वें पे कमीशन में 400% की बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्टर 5 तक जाएगा। कितनी न्याय संगत और कितनी तर्क संगत है ये खबर, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब भी माननीय एफटी से पेंशनर के फेवर में जजमेंट आता है तो उस जजमेंट को फिर आगे लागू करने के लिए कितना समय लगता है और कैसे उसको लागू किया जाता है, उसका भी एक फ्लो आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने भी एक प्रपोजल भेजा था 8वें पे कमीशन के लिए, जिसको आगे जेसीएम ने भी भेजा है, और वो प्रपोजल है हर 6 साल में एमएससीपी का प्रावधान हो। तो ऐसे में अगर ऐसा प्रावधान हो जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जेसीओज को भी एमएससीपी का फायदा मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो एमएससीपी का फायदा मिलता है वो केवल अप टू हवलदार रैंक तक के पेंशनर्स को ही मिल पाता है, क्योंकि मैक्सिमम एमएससीपी नायब सूबेदार तक का ही मिलता है। इस वजह से कहीं ना कहीं अगर 6 साल में एमएससीपी मिलने का प्रावधान हो तो 6, 12, 18, 24 और 30 साल में एमएससीपी मिलेगा, जो आगे आने वाले समय में जेसीओज को भी फायदा दिला सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 5 जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसे में आपने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियोस को देखना कंटिन्यू रखें, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो देखने में कोई तकलीफ ना हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे और हर जानकारी से आप रूबरू रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, खुशखबरी, मई के पेंशन के साथ साथ पेंशनर के खाते में 53,067 क्रेडिट हुए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स ये भी दावा करते हैं कि उनका एक इंक्रीमेंट छूटा था, उनका कोई पार्ट ऑर्डर एडजस्ट नहीं हुआ था, उनका ऑप्शन का पार्ट ऑर्डर भी नहीं हुआ था या एडजस्ट नहीं हुआ था। तो ऐसे केसेस में अगर आप छानबीन करके अपने मुद्दे को सही तरीके से, पिन पॉइंटेड तरीके से उठाएंगे तो आपका मसला हल हो सकता है। ऐसे ही एक पेंशनर थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको पहले एक इंक्रीमेंट छूटा था, जो जनवरी 2006 से उनको फायदा मिलना था वो छूट गया था। उनको एक बाद में जब ग्रीवेंस वगैरह डाला गया तो उनको ये मैसेज आया। इस मैसेज में ये बताया गया कि उनको 1 जनवरी 2006 से मिलने वाला एक पार्ट ऑर्डर को एडजस्ट कर दिया गया। उसके आगे फिर ये वाला मैसेज देखिए, जिसमें उनको 53,067 रुपए का एरियर भी पीएओआर द्वारा भुगतान कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं जिनको फायदा लागू होते हुए भी, जिनको इंक्रीमेंट लागू होते हुए भी नहीं मिलता है, छूट जाता है। तो ऐसे में आपका भी इंक्रीमेंट छूटा हो तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार सर, एक स्नाप सर, ये महेश हूँ। मैं 2023 का रिटायरी हूँ। मैं 2006 का एक इंक्रीमेंट मिलना था, मुझे मिला नहीं। रिटायर आके 3 साल का बाद ये इंक्रीमेंट मुझे 800 के मिला है। ये सैनिक पाठशाला का मदद से ये पैसा मुझे मिला है, 53,060 रुपीज़ आज के डेट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। मिस इसके लिए मैं साहित्य से मैं सैनिक पाठशाला का बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। एएफटी के आदेश के बाद कैसे मिलता है पेंशनर्स को उन आदेशों का फायदा, समझें। जी हाँ दोस्तों, अमूमन हमने देखा है माननीय एएफटी द्वारा या बाकी कोर्टों द्वारा भी जब आदेश दे दिया जाता है तो उन आदेशों को लागू होने में बहुत समय लगता है। इसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो यह है कि सरकार उसको पेंडिंग रखती है। पहले तो उसको चैलेंज किया जाता है,
कई केसेस में वैसे चैलेंज नहीं किया जाता, लेकिन कई सारे केसेस में चैलेंज किया जाता है। जब चैलेंज करके भी केस हार जाती है सरकार की पक्ष, तब जाकर के उसको लागू करते हैं। तो इसको इससे जुड़ा हुआ इसकी जानकारी सामने जो है देता हुआ एक लेटर सामने आया है, उस लेटर को देखते चलिए। दोस्तों ये सामने जो आप रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर से आपको ये समझ में आएगा कि जब भी एएफटी के जरिए पेंशनर को कोई न्याय मिलता है, कोई पेंशनर के फेवर में आदेश मिलता है, तो उस आदेश को कैसे रिकॉर्ड ऑफिस इंप्लीमेंट करते हैं। चाहे डिसेबिलिटी पेंशन को लागू करने का आदेश हो, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करने का आदेश हो, चाहे कोई भी आदेश हो जो एएफटी द्वारा पेंशनर के फेवर में दिया जाता है, उसके आगे क्या प्रोसेस चलता है। पहले तो इस लेटर में पेंशनर को जो जानकारी दी गई है वो आप समझिए। आप यहां पर देखिए, पेंशनर को कहा गया है उनके सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस के रेफरेंस में उनको बताया गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट द ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ऑर्डर डेटेड 9 सितंबर 2025 passed in original application number so and so filed by you was examined by the competent authority and directed to file writ petition before the honorable high court, जिसका पिटिशन का नंबर भी आगे दिया गया, filed by Union of India before the honorable high court has been dismissed on 30 अप्रैल 2026. The case is being processed to competent authority for examination, directions and issuance of government sanction / directions. दोस्तों यहां पर जो केस था, पेंशनर के फेवर में जजमेंट आ चुका था एएफटी से, फिर इंस्ट्रक्शन मिला कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस बोल रही है कि अब ये केस प्रोसेस हो रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, किस काम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए और डायरेक्शन के लिए। दोस्तों अब यही वाला प्रोसेस चलता है, जब भी कोर्ट का केस का जजमेंट आ जाता है या तो फिर उसको आगे चैलेंज किया जाता है, अगर चैलेंज ना करके उसको लागू करने की कार्रवाई आगे बढ़ानी है तो रिकॉर्ड ऑफिस बकायदा नोटिंग सीट के साथ पूरा जजमेंट का कॉपी को लगा करके आर्मी हेडक्वार्टर भेजता है। आर्मी हेडक्वार्टर से रिकमेंडेशन हो करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जब उसमें अप्रूवल आ जाता है, यानी कि डायरेक्शन आ जाता है, तब जाकर के वो नोटिंग सीट पूरा वापस आता है रिकॉर्ड ऑफिस, और रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा तब जाकर के पेंशन बढ़ोतरी का हो या जो भी एंटाइटलमेंट लागू करने के लिए केस जीता गया है, उस केस को लागू करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए जाते हैं। यानी कि नया पीपीओ बनने का कार्रवाई हो या जिस भी तरीके से पेंशनर को फायदा कोर्ट के आदेश के द्वारा दिया जाना है, वो कार्रवाई तब जाकर के शुरू होता है। यानी कि दोस्तों मान्य कोर्ट का जजमेंट आ जाना फाइनल नहीं है, उस जजमेंट के बाद उसी जजमेंट के ऊपर नोटिंग सीट के साथ फिर से मंत्रालय का अप्रूवल लिया जाता है, तब जा करके रिकॉर्ड ऑफिसेस डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकती हैं। इसीलिए कभी भी जजमेंट आने के बाद समय ज्यादा लगता है उसको इंप्लीमेंट होने के लिए, तो इसका रीजन यही है कि उसके लिए अलग से अप्रूवल लेने के बाद ही डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं। दोस्तों तो ये है प्रोसेस, जजमेंट आ जाने के बाद भी कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ही पेंशनर्स को उसका फायदा मिल पाता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 60% डीआर के रेट से मई का पेंशन स्पर्श से खातों में क्रेडिट होना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, 60% डीआर के हिसाब से पेंशन खातों में क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आप जरूर चेक करें, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही सीपीपीसी से पेंशन लेने वाले कुछ पेंशनर्स ने यह जानकारी दी थी कि उनको 58% के हिसाब से ही पेंशन मिला। तो ऐसे में हालांकि स्पर्श में ये चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करने में कुछ भी बुरा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये सामने देखिए पेंशन का लिस्ट, आपका मई के महीने का जो पेंशन है, आपका रैंक और आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से कितना होना चाहिए, ये वाई ग्रुप के कुछ ही पेंशनर्स का डिटेल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जहां पर भी आपका बेसिक पेंशन का ओआरओपी 3 का आंकड़ा है, वहां पर वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं कि आपके खाते में कितना पेंशन आना चाहिए। ये जो अमाउंट यहां दिए गए हैं, इन अमाउंट में से आपका अगर कम्यूटेशन कटता है तो माइनस करना पड़ेगा, एफएमए मिलता है तो प्लस करना पड़ेगा, या कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता है तो उसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आपके खाते में मई के महीने में आना चाहिए दोस्तों। लेकिन जिनका भी पेंशन का अमाउंट अभी जो मैंने चार्ट दिखाया उसमें नहीं है, तो आप अपना बेसिक पेंशन या अगर डिसेबिलिटी मिलता है तो डिसेबिलिटी को भी, या एडिशनल पेंशन मिलता है तो उसको भी जोड़ने के बाद जितना टोटल होता है आपका बेसिक पेंशन या डिसेबिलिटी या एडिशनल पेंशन को मिला के, या केवल बेसिक पेंशन, उसके साथ 1.6 को गुणा करेंगे। 1.6 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जितना टोटल अमाउंट आता है उतना ही पेंशन मई के महीने में आना चाहिए। शर्त यही है, कम्यूटेशन अगर करता है तो माइनस करें,
CAA या FMA मिलता है तो उसको जोड़ें उस अमाउंट में। तो आप जरूर चेक करें सही अमाउंट आपको मिला मई के महीने में या नहीं मिला। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, लो जी, अब खबर है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 5.0 और बढ़ोतरी 400%। जी हाँ दोस्तों, NDTV की ये वाली एक खबर देखिए जिसमें 5.0 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है और 400% बढ़ोतरी की बात की गई है। क्या आपको लगता है यह संभव है? जितने भी फिटमेंट फैक्टर, मेरे ख्याल से तो जितने भी फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, चाहे किसी का भी हो, JCM का हो, किसी का भी हो, वो तर्क संगत नहीं दिखाई देते। चलिए मांग तो कितने का भी कर लीजिए, मांग तो 5 का कीजिए, 6 का कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं हम मांग, और जस्टिफाइड तरीके से ही मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 के आसपास भी हमें मिल जाए तो बहुत बड़ा उछाल है। जी हां, हम तो शुरू में 1.92 की ही आस कर रहे थे। हालांकि अभी जितनी मांगे गई हैं उसकी वजह से थोड़ा सा सिनारियो बदल गया है। हो सकता है और थोड़ा सा ऊपर का फिटमेंट फैक्टर मिले 1.92 से ज्यादा का, लेकिन अगर 3 के आसपास पहुंचता है तो वो तो बहुत बड़ा उछाल होगा। लेकिन इस तरीके से जो खबरें आती हैं 400% की बढ़ोतरी, 5 का फिटमेंट फैक्टर, ये कहीं ना कहीं निराधार खबरें हैं। इन खबरों को आप पढ़िए जरूर, लेकिन भरोसा करके मत बैठ जाइएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, JCM की और आर्मी हेडक्वार्टर की हर 6 साल में MSCP मिलने का प्रावधान से JCOs को भी होगा फायदा। जी हां दोस्तों, आज के डेट में जो MSCP मिलता है 8 साल में, 16 साल में और 24 साल में नायक का, हवलदार का और नायब सूबेदार का मिलता है, या तो फिर सिविल में भी जो ग्रेड है उस हिसाब से अगले ग्रेड का मिलता है, या तो फिर एक ही रैंक या एक ही ग्रेड में 8 साल की नौकरी हो जाए तो उसके अगले ग्रेड या अगले रैंक का MSCP मिलता है। यह प्रावधान 8 साल वाला कंडीशन है। लेकिन अब की बार जो डिमांड दिया गया है, जो प्रपोजल भेजा गया है, उसमें JCM ने भी टोटल 5 MSCP की मांग की है और हर 6 साल में एक MSCP मांग की है, यानी कि 30 साल के सर्विस में 5 गारंटेड MSCP हो, ऐसी मांग की गई है। और साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर ने भी जो प्रपोजल भेजा है उस प्रपोजल में हर 6 साल में MSCP देने की मांग की गई है। हालांकि उसमें मैक्सिमम 5 तक MSCP दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग नहीं है, लेकिन 6 साल में एक MSCP का मतलब रिवीजन हो, ऐसी मांग है आर्मी हेडक्वार्टर के प्रपोजल में भी। तो ऐसे में अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, जो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगता है और चांसेस हैं एक्सेप्ट होने के, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि हाँ 6 साल नौकरी करूंगा तो अगले ग्रेड का मुझे पेमेंट मिलेगा। इस वजह से नौकरी में एक इंपॉर्टेंस या एक अट्रैक्शन लाने के लिए भी ये 6 साल का जो प्रावधान ये हो सकता है कि रिकमेंड हो जाए और लागू भी हो जाए। तो ऐसे में अगर ये 6 साल वाला लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं फौज में जवान के साथ साथ JCOs को भी MSCP का फायदा मिलने का चांस बन जाएगा दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अभी 8, 16, 24 में मिलता है और उससे ऊपर का नहीं मिलता है। तो इस वजह से अभी जो MSCP या SCP का फायदा मिलता है वो केवल जवानों को मिलता है, अप टू द रैंक ऑफ हवलदार मिलता है। कोई नायब सूबेदार या कोई सूबेदार को आपने देखा है उनको MSCP सूबेदार मेजर मिला हो? हाँ, जो डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार हैं, डायरेक्ट एंट्री हवलदार हैं, उनको मिलता है, लेकिन उनकी संख्या होती ही कितनी है। तो ऐसे में जो प्रमोट होकर के JCO बने हैं उनको भी फायदा अगर दिलाना है तो कहीं ना कहीं ये मांग अहम है। तो अगर ये मांग एक्सेप्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी आज आप अगर सूबेदार हैं, 30 साल सर्विस है, सूबेदार का पेंशन ले रहे हैं, तो आपका पेंशन सूबेदार मेजर का मिल सकता है, क्योंकि हर 6 साल में अगर MSCP लग जाए तो 5वां जो MSCP है वो सूबेदार मेजर वाला होगा। जी हां, इस वजह से आपको भी फायदा मिलने के चांसेस खुल सकते हैं अगर ये प्रावधान लागू हो जाए, तब की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।